First of all, again, I would like to thank to Department of Biotechnology, Jinnah University for Women, Karachi, to invite me for this topic, which is a very I can say an important and एडवांस टॉपिक, जिसमें आज हम लोग जो है बहुत ज्यादा जो है डिस्कस एंड हम जो है जो हमारा एसडीजीज का जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसके हवाले से इस पर आजकल जो है बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज एंड बायोडायवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज एंड बायोडायवर्सिटी किस तरीके से जो है हमारी सोसाइटी पर, इवन हमारे हेल्थ पर, हमारी कम्युनिटी पर जो है इफेक्ट इसका होता है। ठीक है, तो इसको हम जो है गो थ्रू करते हैं। तो इसको मैं स्लाइड मूड में लेकर आ जाती हूँ। ओके, first of all, I would just like to discuss is what is our objective of this workshop, today's workshop. We will discuss the climate change and its causes, biodiversity and its type, effects of greenhouse effect, impact of climate change on biodiversity, and biodiversity conservation. Now we will discuss one by one and according to our time. Okay. अच्छा, एज आई हैव सेड कि जो हमारे पास एसडीजीज हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें जो हमारे पास एक्शन नंबर 13 है, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, कि किस तरीके से हमारा जो क्लाइमेट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, किस तरीके से वो जो है उसको हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम उसको जो है डिटेरिएशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम उसको जो है खुद अपने ही हाथों से जो है उसको हम ऐसा मैं कहूँ कि जो है तबाह कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसमें किस तरीके से अपना पार्ट प्ले करना है कि हम अपने क्लाइमेट को जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, उसमें हम जो है वापस ग्रीनरी को और अपनी लाइफ को जो है हम उसमें जो है वापस उसको जो है कनेक्ट कर सके। इसमें जो हमारा टारगेट है वो है टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है ना, कि जो एसडीजीज का जो गोल नंबर 13 है, उसका जो लोगो है वो है क्लाइमेट एक्शन, और जो उसका स्लोगन है, जो उसका टारगेट है, वो क्या है कि हमें इसमें जो है एक्शन लेना है। किस चीज के हवाले से? क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स, के क्लाइमेट चेंज का ह्यूमन लाइफ में क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑल नो अबाउट दिस व्हाट क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है। ठीक है, the composite or generally prevailing weather conditions of a region as जैसे हमारे जो किसी भी रीजन का, किसी भी कंट्री का, जैसे ऐसा मैं कहूँ कि पाकिस्तान का क्लाइमेट क्या है, तो वो हमें वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। वो डिपेंड कर रहा होता है आपके टेम्परेचर पर, आपके एयर प्रेशर पर, आपकी ह्यूमिडिटी पर, जो आपकी प्रेसिपिटेशन होती है, क्लाउडनेस, विंड्स थ्रू आउट द एयर। ठीक है ना, जो आपका पूरे साल एक मौसम रहता है जिसमें आपके पास ये तमाम कितने या कितनी आपके पास जो है सालाना बारिशों का रुझान क्या है, कितने साल आपके पास जो है लू चल रही होती है, क्या आपके पास वो है पूरा एक एयर का फैक्टर क्या होता है, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। अब हम एक और चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो है ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या है? ग्लोबल मीन्स क्या है कि जब हम पूरी ग्लोब की अपनी बात करते हैं, यानी कि अपना जो है जो जो जिसे हम कहते हैं ना पूरे अर्थ, जब हम उसकी बात कर रहे होते हैं, तो उसमें एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन मेजर्स ऑफ क्लाइमेट, जिसमें टेम्परेचर, आपकी जो है प्रेसिपिटेशन आ गया, विंड आ गया, लास्टिंग फॉर एन एक्सटेंड पीरियड लाइक डिकेड्स और लॉन्गर। ठीक है ना, तो फिर हम जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि कितनी सदियां या डिकेड्स गुजरने के बाद उसके टेम्परेचर में, जैसे हम जब अपने हम तमाम अभी है जो हमारे बुजुर्ग घर में है, उनसे हम सुनते आए हैं कि पहले टेम्परेचर कुछ और होता था, इतना हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं जाता था। ठीक है, कि जो है सर्दियों में काबिले बर्दाश्त सर्दी होती थी, गर्मियों में काबिले बर्दाश्त गर्मी होती थी। बट क्या है, अब जो है जो हमारा क्लाइमेट है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, और ये चेंज एक दिन में नहीं आता। इसको जो है डिकेड्स या फिर उससे ज्यादा अरसा लगता है कि आपकी जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होती है। फिर हम बात करते हैं आजकल बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। जो आपका एटमोसफेयर है उसमें जो है जो आपके पास जो टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। वार्मिंग में क्या, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज की तरफ ले आते हैं तभी वार्म होती है। ठीक है, तो इसमें ये इसकी जो है डेफिनेशन है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब हमारे जो है ग्लोब का या फिर और
एटमॉस्फेयर का जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, विच कैन टू चेंजेस जो हमारे पास ग्लोबल वो इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आजकल जो है हम लोग सबके हाथ में जो है आजकल वेदर होता है एज अ इन सेल फोन की फॉर्म में। ठीक है ना, हम डेली घर से निकलने से पहले आजकल स्पेशली सिनेरियो में चेक कर रहे होते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या आज वेदर कैसा होगा। तो वेदर और क्लाइमेट में फर्क होता है। ठीक है ना। अब उसमें क्या फर्क होता है, वेदर क्या है, जो आपका डेली का वेदर होता है कि आज बारिश होगी, आज कल जो है सनी वेदर होगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म मिनट्स टू मंथ, मिनट टू मिनट आपका वेदर चेंज करता है। ठीक है। लेकिन क्लाइमेट क्या है, जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म एवरेज पीरियड ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में जो वहां का जो है क्लाइमेट जो एक लॉन्ग टर्म में चेंज हो गया। ठीक है ना, जैसे अब मैं कहूँ कि पाकिस्तान का जो है क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर कराची का जो है क्लाइमेट चेंज हो गया, वहाँ बहुत ज्यादा जो है सर्दियां पड़ती हैं। ठीक है। तो ये जो है फर्क होता है वेदर एंड क्लाइमेट। उसके बाद है कि आपके पास जो है इसमें के एक मिनट, हाँ, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। अब मैंने अभी बात की कि जो है हम जो है क्लाइमेट चेंजेस की बात करते हैं, तो उसके कॉजेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है। एज अ चेंजेस इन सन एनर्जी एंड स्लो चेंजेस इन, और ठीक है ना, सन एनर्जी जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। उसमें आपका जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसमें आपकी ओजोन की लेयर है, तमाम चीजें उसमें जो इसमें एडअप हो जाती है। चेंजेस इन ओशियन सर्कुलेशन, ठीक है ना, कि आपकी जो है अगर ग्लेशियर आपके मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, या आपके पास जो है समंदरों में आपकी अगर जो है आबी हयात जो हमारे पास उसकी जो ओशन लाइफ होती है, जो हमारे उसके टेम्परेचर को एक जो है मेंटेन कर रही है, वो अगर डिस्टर्ब है तो भी जो है हमारा जो है क्लाइमेट चेंज चेंज की तरफ जाता है। इसके अलावा जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हम अपने जो है जो जो क्लाइमेट को हम डिटेरिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हम जो है फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन में इसका एक बहुत बड़ा वो है, रोल है। हम जो जंगलात को खत्म कर रहे हैं आस्ता आस्ता करके, ठीक है ना, वहां पर हम जो है बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज लगा रहे होते हैं, या फिर जो है शहरी आबादी को हम वहां पर जो है प्रमोट कर रहे होते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग डेवलपमेंट इन सिटीज हैं कि आपके पास ग्रीनरी की खत्म, बहुत उसको लिमिटिसाइज करके हमने वहां पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है कर दी हैं। ठीक है ना। आई नो कि दे ऑल आर मैंडेटरी, ठीक है ना, कि ये सब चीजें भी एक एक सोसाइटी के लिए, एक कम्युनिटी के लिए जरूरी है, बट नेचर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नेचर को खत्म करके बिल्कुल एक जो आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल में जब हम मूव कर जाते हैं, तो नेचर पे जो है हमसे फिर वो उसका रिवेंज ले रही होती है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स एंड क्लीनिंग फॉरेस्ट, उसकी वजह से हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो जो है जनरेट हो रहा होता है। एंड देन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया ना, डिफोरेस्टेशन है, हम जो है बहुत ज्यादा जो है गाड़ियों को पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, अब इसका बेसिक इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है ना, इंटेंस ड्रॉट, स्टॉर्म, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, अगर जैसे अगर मैंने अभी अभी बात की डिफोरेस्टेशन की, या अगर हम जो है ओशियंस अपने खत्म कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा ही जो है ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो जाता है, तो जो आपके ओशियंस हैं, जो आपके सी हैं, वो सब ड्राई हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे हमारे जो है जो जो हमारा विलेज एरिया है, वहां पर जो हमारे किसान लोग होते हैं, ठीक है ना, जो जो फार्मर्स होते हैं, उनकी जमीनें जो है बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं, जो है गर्मी की वजह से या डिफरेंट चीजों के इस्तेमाल की वजह से, या अगर बहुत ज्यादा वहां पर जो है हॉट सीजन आ जाता है। ठीक है। तो वहां पर जो है जिसे हम कहते हैं ड्रॉट, उर्दू में कहते हैं खुश्क खुश्क साली का मौसम आ जाना, ठीक है ना, खुश्की हो जाती है, पूरी जमीन की जो है इनफर्टाइल हो जाती है, बंजर हो जाती है। ठीक है। राइजिंग सी लेवल्स, मेल्टिंग ग्रे, जो है अगर बहुत ज्यादा आपके पास ग्लोबल वार्मिंग हो गई, हीट हीट वेव हो गया, तो क्या हो गया, जो आपके जितने वो है ग्लेशियर्स हैं वो सब मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर सी लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा।
ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि अर्थक्वेक आता है कहीं पर, उसकी वजह से भी आपका जो है क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जैसे अभी पिछले हालिया कुछ सालों पहले जो हमारे पास अर्थक्वेक आया था हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहां पर भी जो है बहुत ज्यादा जो है उसके बाद क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जो है साइक्लोन्स आ गया, फ्लड आ गए, जैसे मैंने कहा। उसके बाद डिफरेंट हैजार्ड डिजीज हो जाती है लोगों को, ठीक है ना। कैंसर जैसे बहुत ज्यादा हमने जो है, जैसे मैंने भी कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो उसमें लोगों को जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है रेडिएशंस हो जाती हैं। जैसे अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के पास ही आपके पास कोई ऐसी लेक है या कोई वाटर रिजर्वायर है, और उसमें फैक्ट्री का पूरा जो वेस्टेज मटेरियल है वो आपका जो है उससे पानी में शामिल हो रहा है, जिस पानी को वहां के लोग एज अ पीने के पानी के लिए तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या है, उनमें डिफरेंट एग्जाम के जो है केमिकल्स हैं, ऐसे जो है उसमें रेडिएशंस मौजूद होती हैं जो लोगों को वहां पर जो है बीमार कर रही होती हैं, ठीक है। उनको जो है डिफरेंट टाइप की जो है एलर्जीज हो रही होती है, कैंसर्स हो रही होती है, ठीक है। और फिर वाइल्ड फायर्स, अगर हमारे पास जैसे अभी जो है हालिया, अब तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज हो गई है कि जो है जंगलात में आग लग जाती है हीट की वजह से, ठीक है ना, या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से। तो उसमें भी जो है पूरा आपका जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी इन्वॉल्व होती है जिसे हम कहते हैं एसिड रेन, ठीक है ना। अब एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। कि जब आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड की जब इमिशन होती है, ठीक है, तो उसमें फिर आपके पास जो चीज जनरेट होती है उसे हम कहते हैं एसिड रेट, या उर्दू में कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना तेजाबी बारिशें, ठीक है। कि उसमें जो है आपके पास जो जो बारिशें होती हैं उसमें जो है ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं, विच रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जितना आपके पास एसिड होगा, जैसे मैंने कहा ना कि जिसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी जो है पॉइजनस गैसेस हैं, या ऐसे जो है मटेरियल्स या फिर एलिमेंट्स जो है मौजूद होते हैं, जो हमारी फिजा को जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को जो है पोल्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपके पास इन दोनों गैसेस के मिलने से जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बेर होती है, ये ठीक है? इस पिक्चर में आपको पूरी सूरत हाल नजर आ रही है, ठीक है। इसमें देखें ऊपर जो है, इसमें चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न्स, ठीक है ना। ये भी हमारे पास जो है बहुत ज्यादा के रेन का जो है, हम जो है हमारे यहाँ जो है सूरत हाल चेंज होती रहती है हर साल। हम जो है डिफरेंट इसमें जो है फैक्टर्स देख लेते हैं, कभी बहुत ज्यादा रेन हो जाती है, कभी बहुत कम होती है। चेंजेस इन एनिमल माइग्रेशन एंड लाइफ साइकिल्स, ठीक है ना। ये हैं जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के जो है इसके जो इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। जो आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो फिर अगर हम जैसे सुनते आ रहे हैं ना कि जो है जो हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो अपने वो एक जगह से दूसरी जगह अपने फेवरेबल कंडीशंस या फेवरेबल वेदर के हिसाब से मूव कर रही होती है, ठीक है। जहाँ उनको जो है अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, जहाँ पर उनके फीजिबल एनवायरनमेंट होता है, वो मूव कर रही होती है। लेकिन क्या, अगर वो जिस जगह उनको जो है माइग्रेशन करके जाना है, अगर वो जगह बहुत ज्यादा जो है ऑलरेडी पोल्यूटेड हो चुकी है, हाँ ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो ज्यादातर सी वाले एरियाज में होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो अगर किसी लेग साइड पे या सी साइड पे, सी साइड में अगर उनको बहुत ज्यादा जो है ऑयल अगर की वो है कंटेमिनेशन है, या किसी भी चीज की अगर प्लास्टिक वो है कंटेमिनेशन है, तो क्या है फिर वहां पर उनकी जो है एक उनकी उनकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाती है, ठीक है। लेस स्नो एंड आइस, आपका जो है ग्लेशियर मेल्ट होगा, तो आपके पास जो है स्नो और आइस भी मौजूद नहीं होंगी, ठीक है। अलावा जो हमारी प्लांट की लाइफ साइकिल है वो भी चेंज हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि अगर जो है हम अपनी जमीन को, अगर हमारी जमीन इनफर्टाइल हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो भी वहां पर जो हमारी प्लांट की लाइफ साइकिल है वो भी चेंज हो जाती है। हमारा जो है वार्मर ओशियंस, जो हमारे ओशियंस हैं वो जो है वार्म हो जाएंगे, तो वहाँ की जो हमारे पास ओशियन लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। राइजिंग सी लेवल, जब आपका जो है ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो वो मेल्ट होकर कहाँ आ रहा है? वो आपके सी में आ रहा है, ठीक है। तो जब सी में आपका जो है ग्लेशियर मेल्ट होके आ रहा है तो आपका सी लेवल भी इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर आपके जो पास जो है फ्लड आएगा, डैमेज, आपके पास कोरल्स हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर इम्पैक्ट्स, कि ये तमाम इम्पैक्ट्स आपके पास हो रहे होते हैं, ठीक है।
ये एक मैंने एक थोड़ा सा आपके सामने ये रखा है कि जो है ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या चीजें इससे जो है डिस्टर्ब हो रही होती हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास वेक्टर डिजीज आ रहे होते हैं, जैसे मलेरिया है। अगर बहुत ज्यादा जो है बारिशें हो गई तो ये फिर जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज आ जाती हैं। एलर्जीज हो रही होती हैं बहुत सारी। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज हो जाती हैं, जैसे अभी हालिया जो फ्लड आया था हमारे पास, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे हमारे पास जो है ऐसे वाटर डिजीज के केसेस आ रहे थे, लोगों को जो है कॉलरा हो रहा था, टाइफाइड हो रहा था, ऐसी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो रही थी जो इन्फेक्शियस डिजीज हो रही होती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रही होती है। ठीक है, फोर्स माइग्रेशन जिसमें होती है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह फोर्स माइग्रेट कर रहे होते हैं कि ड्यू टू इनफेवरेबल कंडीशन, टू इनफेवरेबल आपके उसकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, मेंटल हेल्थ लोगों की जो है डिस्टर्ब हो रही होती है, उनको एनजाइटी का जो है प्रॉब्लम हो रहा होता है, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस हो रहा होता है कि बहुत ज्यादा जो है अगर जो है वो जब फ्लड आ जाता है या कोई इस तरीके की जो है अननेचुरल चीजें हो जाती हैं तो वाटर एंड फूड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो है मैं आपकी जो है मेल न्यूट्रिशन हो जाता है लोगों को जो है। ठीक है, या फिर दूसरी फूड सिक्योरिटी के जो है प्रॉब्लम हो जाती है, फूड उनके पास सिक्योर फूड अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से फिर उनको जो है ये फूड बॉर्न डिजीज हो जाती है। हीट स्ट्रेस लोगों को जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक लोगों को जाता है अगर आपका क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो गया, अपर हाई हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है आपके पास एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाती है अगर क्लाइमेट चेंज हो गया। तो अगर एयर पोल्यूशन हाई होगी तो डिफरेंट आपको एस्थमा है या डिफरेंट टाइप के जो है डिजीज है या कार्डियो डिजीज है, वो सब भी हो जाती है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट हमारे पास हो रहे होते हैं। पोटेंशियल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से ही मैंने भी आपको बता दिया। अच्छा, टाइप एंड इम्पोर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बेसिकली जो है बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, ये कौन कौन सी हमारे पास है टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे पास थे वॉल्टर जी रोसन, इन्होंने 1986 में जो है फर्स्ट टर्म इस्तेमाल की थी बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी जिसमें हमारे पास जो है ये इसकी एब्रिविएशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इसका फुल नेम होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम शॉर्ट करके कहते हैं बायोडाइवर्सिटी एब्रिवेट। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सम टोटल ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म सच एज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एट वेरियस बायोलॉजिकल लेवल। जिसमें हम सिर्फ एक को नहीं, हम सब ने जो है इकोसिस्टम पढ़ा होगा। इकोसिस्टम में क्या है, जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक अपना पार्ट प्ले करता है। अगर उसमें से अगर हम किसी एक चीज को भी निकाल दें, सपोज उसमें उसमें अगर हम अपने इकोसिस्टम से अगर हम एल्गी को निकाल दें, तो अगर हमने एल्गी को निकाल दिया तो एल्गी को निकालने के बाद हमारा सबसे पहले तो जो है जो वाटर इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। जो हमारा इकोसिस्टम है उसके बाद वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। आपके पास एक यूनिसेलुलर चीज भी अगर आपके बायोडाइवर्सिटी में डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो उसका ताल्लुक आपके पूरा जो आपका पूरे अर्थ का जो ग्लोबल आपके पास चेंज है वो होगा। ठीक है, इट इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ विद इन। ठीक है, मैंने कहा कि जो आपका सिस्टम होता है उस पर ये पूरा जो है बायोडाइवर्सिटी डिपेंड कर रहा होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये एक पिक्चर है जिसमें आपके पास हर चीज अवेलेबल है। इसमें प्लांट्स हैं आपके पास, इसमें आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है ना, दे ऑल बिलोंग्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स क्या, एनिमल्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्स, डिफरेंट फील्ड्स के लोग। ठीक है ना, डिफरेंट चीजों के इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे पास तीन टाइप के बायोडाइवर्सिटी में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। जो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज के चीजें मौजूद होती हैं। फर्स्ट जैसे हम रोजेस की बात करें, ठीक है ना, गुलाब जिसे हम कहते हैं, रोजेस हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज में मौजूद है, डिफरेंट कलर्स के हमारे पास जो है रोजेस मौजूद है। इसी तरह से अगर हम मंकीज की बात करें तो मंकीज में हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज मौजूद है मंकीज की। ठीक है ना, तो इसको हम जो है स्पीशीज की बेस पर हम डिवाइड करते हैं। सेकंड क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, हर एनिमल का, हर स्पीशीज का इकोसिस्टम डिफरेंट होता है। अगर मैं फिशेस की इकोसिस्टम की बात करूं या मैं उसकी
अपनी कोरल की इकोसिस्टम की बात करूं, क्या है उनका इकोसिस्टम, क्या है वाटर इकोसिस्टम है। ठीक है। अगर मैं मंकीज की या मैं एलिफेंट्स की या फिर मैं डिफरेंट एनिमल्स की उसकी बात करूं तो उनका क्या है इकोसिस्टम, उनका जो है ड्राई या लैंड इकोसिस्टम है। तो हमारे पास कौन से एक, अब फिर जब मैं बर्ड करूं क्या है एयर इकोसिस्टम है। ठीक है ना। तो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, आपका लैंड इकोसिस्टम, आपका एयर इकोसिस्टम, दे ऑल आर डिफरेंट, जहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स मौजूद होते हैं, बट दे ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है ना, वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद हम जीन्स की बेस पर इसको जो है डाइवर्सिफाई करते हैं। ठीक है, जीन्स के हम देख, हमारे पास डॉग्स हैं। ठीक है ना, डॉग्स में भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स के उसमें जो जीन्स अवेलेबल होते हैं। तो आपके पास ये क्या है कि इसमें जो है ये आपके पास इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स की हम इसमें जो है डाइवर्सिटी की बात करते हैं। बात करते हैं सबसे जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी की। ठीक है, आपका जो वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो जी, अच्छा इसको है सबसे पहले पास जो है जिन्होंने डिस्क्राइब किया था, ये डिस्क्राइब डिस्क्राइब द वेरिएशन इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स। ठीक है ना, नंबर आपके पास है, इसमें वेरिएशन क्या मौजूद है, टाइप ऑफ जीन्स क्या है, एज वेल एज क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है ना, आज जब हम डिफरेंट स्पीशीज की बात करते हैं तो आपके पास जो है डिफरेंट जो है स्पीशीज मौजूद होती हैं क्रोमोसोम की बेस पर, जिसको हम जो है चेंज कर रहे होते हैं, हम उसको जो है इसमें इसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, कि आपके पास इसमें इतने इतने नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम्स मौजूद है, तो ये जो है आपके पास स्पीशीज हो गई। ठीक है, द the magnitude of variation in genes of a species increase। ठीक है ना, जैसे जैसे आपके पास इन्वायरमेंटल पैरामीटर के मुताबिक चेंज होता रहता है, वैसे वैसे उसमें जो है आपके पास इसकी जो है स्पीशीज भी उसमें जो आप अगर उसमें उनको जो है फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है, ठीक है, तो वहां पर उसकी जो है स्पीशीज में या फिर उसमें जो है इजाफा होता है। ठीक है, the genetic variation arises by genes and chromosome mutation in individuals। ठीक है ना, और उसमें क्या है आपके पास जो है सेक्सुअली इसमें रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं एंड इट स्प्रेड इन द पॉपुलेशन बाय रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है ना, कि जो हमारे पास सेल डिवीजन के दौरान जो उनकी जो है जेनेटिक मटेरियल्स की जो है ट्रांसफॉर्मेशन या जो सिर्फ कहना चाहिए कि जो रिकॉम्बिनेशन हो रही होती है, उसकी बेस पर हमें जो है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी मिल रही होती है। ठीक है, जिस तरीके से इस पिक्चर में आपको जो है सही, ये सारे ह्यूमन बीइंग है, ये सारे इंसान है, बट दे ऑल आर डिफरेंट बाय जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें आपको जो है डिफरेंट कंट्रीज के लोग नजर आ रहे होंगे, डिफरेंट जो है इनका जो फेस डिफरेंट है। ठीक है ना, सबका जो है कलर डिफरेंट है। ठीक है ना, तो दे ऑल आर फ्रॉम जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, refers to the diversity जिसमें हम जो है within species each individual species possesses genes which are the source of its unique feature। ठीक है, हर इसका जो है आपके स्पीशीज में एक जीन एक यूनिक फीचर इन सब में मौजूद है, जिसकी बायस क्या है कि इनका जो है जो इनको एक अलग पहचान दे रहा है, जो एक अलग पहचान दे रहा है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। In humans beings, for example, the huge variety of people person genetic individually। ठीक है ना, तरीके से आपको साथ में जो है डॉग्स भी नजर आ रहे होंगे। अभी को डॉग है, ठीक है ना, बट इनकी जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी डिफरेंट है, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट ब्रीड्स। ठीक है ना, इनके नाम डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्या है आपके पास जस्ट लाइक दिस, ये सब रोजेस है। ठीक है ना, बट क्या है इनमें जो है डिफरेंट जो है जीन्स मौजूद है, जिसके बाद जो है कलर सबके डिफरेंट है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी हैज द फॉलोइंग इम्पोर्टेंस। अब क्यों ये इम्पोर्टेंस है कि हम इस डाइवर्सिटी इसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। इट हेल्प्स इन स्पेसिएशन और इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है ना, कि जब आपके पास न्यू जीन्स मौजूद होंगी, आप चाहे वो रिकॉम्बिनेशन के जरिए उसको जो है आप न्यू जीन्स को आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, या फिर डिफरेंट जो है जेनेटिक मटेरियल्स इस्तेमाल करते हुए आप जो है न्यू
ब्रीड को जो है आप वो कर रहे हैं, उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी जो है उसमें हेल्प आउट करती है। इसके अलावा इट इज यूजफुल इन एडेप्टेशन टू चेंजेस इन इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब हम देखेंगे जैसे हम जो है जिराफ के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, जब हम डायनासोर्स के बारे में या किसी एनिमल के बारे में पढ़ते हैं जो पहले जमाने में होते थे, ठीक है ना, बट उनके अंदर डिफरेंट ऐसी जो है जेनेटिकली चेंजेस आ गई कि उनको अपने जो है एनवायरमेंट, अभी उनका एनवायरमेंट में उनको उनको रहने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन उनको मिल गई, ठीक है ना, उनको जो है अपने एनवायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास जो है चेंजेस हो जाती हैं ड्यू टू योर एनवायरमेंटल कंडीशंस। कि अगर सपोज कोई एक ऐसा एनिमल है जो उसको जो समझ लें, सपोज पोलर बियर है, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा जो है स्नो स्नो वाले एरियाज में रहता है। अगर सपोज अगर तमाम ग्लेशियर्स खत्म हो जाए, ठीक है, और वहाँ पर जो है जो 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 पोलर बियर है उसको नहीं रहना, तो क्या है उसके अंदर भी ऐसी जो है कुछ चेंजेस आ जाएंगी कि वो अपने आप को जो है अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक सुइटेबल कंडीशन में ले आएगा, ठीक है। इसके अलावा इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर एग्रीकल्चर रिप्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट। पिक्चर दिखाए रोजेस की, उसमें क्या है आपको एक से ज्यादा कलर के जो है रोजेस अवेलेबल हैं। तो क्या है वो आपकी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी उससे उससे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और आपकी जो है उसमें डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो दीज सब जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही है एनिमल्स की, तो ये जो है डिफरेंट जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक है वाटर बियर, अब देखें मैंने अभी आपको आपसे कहा ना पोलर बियर, दिस इज द वाटर बियर जो पानी में रहता है, इसने अपने आप को जो है पानी के मुताबिक किया। अब इसके देखें, अब इसके हैंड्स जो है उसी तरीके से जो है मॉडिफाई हो गए ताकि ये पानी में से अपने आप को सही तरीके से जो है स्विम कर सके, ठीक है ना। ये एक बैट की पिक्चर है, ये एक पर्पल पिग नोज फ्रॉग है, ठीक है ना। तो ये सब जो है पास जेनेटिक डाइवर्सिटी। व्हाई प्रिवेंट द लूज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है ना। इसमें हम क्यों इसको जो है प्रिवेंट कर रहे हैं, दिस लॉस रिड्यूस द स्पीशीज एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स इनहेरेंट रोल इन द होल इकोसिस्टम, ठीक है। कि अगर आपके पास जो अगर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास जो आपका सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्सटिंक्शन इज नॉट ओनली द लॉस ऑफ होल स्पीशीज बट इज आल्सो प्रिसीडेड बाय अ लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज, ठीक है ना। कि ये सिर्फ ये नहीं सिर्फ स्पीशीज अगर एक्सटेंड हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं तो सिर्फ उस पर इफेक्ट होगा नहीं, बल्कि जो आपका जैसे मैंने कहा ना पूरा इकोसिस्टम से डिस्टर्ब हो रहा होता है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस हो जाता है तो उसमें क्या रिजल्ट होगा, लॉस यूजफुल एंड डिजायरेबल ट्रेड्स, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है डिफरेंट, मैंने भी आपको पिक्चर्स दिखाई, वो सब जो है हमारे पास एक यूजफुल एंड डिजायरेबल ट्रेड्स हैं, ठीक है, जिनको हम जो है डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है वो तमाम चीजें भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या है, डिफाइन एज द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज दैट लिव इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। जैसे मैंने भी जो है पोलर बियर की बात की, पोलर बियर जो आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन में या लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट लिव इन अ सर्टेन लोकेशन इज कॉल्ड स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि जैसे पेंगुइन्स है, पेंगुइन्स आपके पास आपको जो है वो बहुत ज्यादा जहाँ पर जो है बर्फानी एरिया हो, जहाँ स्नोई एरिया हो, वहां पर रहते हैं। तो वो जो पेंगुइन्स है वो उस एरिया की स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है ना। कि वहां पर जो है जितने आपके पास उसकी स्पीशीज उस एनिमल्स मौजूद होंगी वो एरिया उतना ही जो है रिच होगा स्पीशीज के हवाले से, ठीक है। इफ मेजर द स्पीशीज ऑफ अ फॉरेस्ट might find 20 bird species, 50 plant species and mammal species, ठीक है ना। अगर हम किसी फॉरेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको जो है 6 आम की जो है आपको जो है वहां पर बर्ड्स मिल जाएंगी डिफरेंट स्पीशीज की, डिफरेंट स्पीशीज की जो है आपके पास 50 स्पीशीज की आपके पास प्लांट्स मिल जाएंगी, ठीक है ना, या 10 स्पीशीज आपके पास वहां पर मैमल्स की मौजूद होंगी। तो वो क्या है रिचनेस होगी, ठीक है। द richness of a species extend biodiversity of a site and provides a means for comparing different sites, ठीक है ना।
वो आपको बताता है कि अच्छा इस साइड पर आपके पास इतने ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं, सेकंड साइड पर आपके पास इतने स्पीशीज मौजूद हैं। जिस साइड पर आपके पास एक्सटेंड बायोडाइवर्सिटी मौजूद होगी, ज्यादा ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपके पास एनवायरमेंट होगा, आपका इकोसिस्टम वहां पर ज्यादा ब्रॉड होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आपको जो है ज्यादा वहां पर जो है उसकी रिचनेस होगी, तो आप आराम से एक जो है कंपेटिव वहां पर जो है एक निकाल सकते हैं। ठीक है, द स्पीशीज richness depend largely on climate condition। ठीक है, इसे मैंने कहा कि आपके तमाम जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो आपकी जो है क्लाइमेट चेंजेस पर जो है डिपेंड कर रही होती है कि आपके पास वहां का जो है क्लाइमेट क्या है। अगर वो क्लाइमेट कंडीशन उन स्पीशीज के मुताबिक नहीं होगा, तो वो आराम से वहां से मूव ऑन कर लेंगे, फिर वहां से जो है माइग्रेट करके किसी और एरिया में चली जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे फिर उसकी जो उस एरिया की जो रिचनेस वो खत्म हो जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, व्हेन अ स्पीशीज इज confined entirely to a particular area, स्पीशीज, ठीक है, जो वहाँ पे खास तौर पर रहती है, उसे हम कहते हैं इंडेमिक स्पीशीज। हाउ मेनी स्पीशीज डू यू थिंक लिव ऑन अर्थ? कितनी स्पीशीज हमारे पास जो है अभी तक दुनिया में, जो हमारे पास अर्थ पे मौजूद है? ठीक है, देयर आर अप्रॉक्स 1.8 मिलियन स्पीशीज क्लासिफाइड ऑन अर्थ। ठीक है, 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज हमारे पास जो है अर्थ में मौजूद है। न्यू स्पीशीज आर बीइंग डिस्कवर्ड ईच ईयर। ठीक है ना, साइंटिस्ट जो हमारे पास वो है, या हमारे पास जो है डिफरेंट जो एक्वाटिक फिशरीज पे काम करते हैं, या जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे काम कर रहे होते हैं, ये जो ऐसे साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, वो हर जो है न्यू न्यू डिस्कवरीज करते रहते हैं कि अब उन्होंने जो है न्यू स्पीशीज फाइंड आउट कर ली, डिस्कवर कर लिया। ठीक है, scientists estimate that there may be between 5 to 30 million species that actually live on earth। बट हमने अभी तक कितना सिर्फ उसको जो है डिस्कवर किया है, 1 ठीक है ना, बट साइंटिस्ट के मुताबिक जो एक एस्टिमेटेड है वो बहुत ज्यादा है, जो अभी हमें डिस्कवर करना बाकी है। ठीक है ना, ईच ईयर अप्रॉक्स 13,000 मोर स्पीशीज आर एडेड। हर साल जो इतने जाते हैं। In 2013, a species of a venomous snake called the green plant pit vipers was discovered। ठीक है, इसको हमने जो है डिस्कवर किया था। इस तरीके से हर साल जो है आपके पास डिफरेंट इसमें जो है स्पीशीज में इजाफा होता रहता है। ये डिफरेंट टाइप्स की मैं फीचर आप लोगों के लिए, तो ये डिफरेंट जो है हमारे पास एनिमल्स है, ठीक है ना, जो एक हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज के से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है ना, आपके पास ऊपर आपको स्नैक नजर आ रहा होगा, वाइपर, पाम पिट वाइपर, ठीक है, नीचे हॉलर है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास डाइवर्सिटी की? देर आर न्यूमरस रीजंस, ठीक है ना, जिसमें क्या है, ईच स्पीशीज हैज अ रोल इन द इकोसिस्टम। ठीक है ना, हर स्पीशीज इको के साथ उसका ताल्लुक है, जो उसको जो है, जैसे फॉर एग्जांपल बीज आर प्राइमरी पोलिनेटर्स। ठीक है ना, जो हमारे पास बीज होती हैं वो पॉलिनेशन में, यानी कि फ्लावर्स की जो है ग्रोथ में या फ्लावर्स की जो है कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास बीज खत्म हो जाए तो हमारे पास जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, या आस्ते आस्ते करके खत्म, अगर हम ऐसी जो है बीज को खत्म कर दें जो पॉलिनेशन में प्ले करती हैं। ठीक है, अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो आपकी दूसरी जगह सही तरीके से ग्रो नहीं होगी, वो एक ही जगह जो है रहेंगी, तो वही तो सीड्स की डिफरेंट जगहों पर जो एक ही प्लांट हमें बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरियस स्पीशीज प्रोवाइड अस नॉट ओनली विद फूड बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू क्लीन वाटर। ठीक है, ब्रेदेबल एयर, फर्टाइल सॉइल्स, क्लाइमेट स्टेबिलिटी, पोल्यूशन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज आउटब्रेक्स, मेडिसिनल सोर्सेज एंड मोर। ठीक है, ये तमाम जो स्पीशीज हैं वो हमारे वाटर को क्लीन कर रही होती है। जैसे हमारे पास ऐसे फिशेस हैं, या ऐसे मैंने कहा कि एल्गी हैं, या ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो है प्लांक्टन मौजूद हैं, या ऐसे जो है वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे वाटर को क्लीन कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेथेबल एयर, हमारे एयर को भी हमारे पास different organisms होते हैं जो हमारे एयर्स को जो है हमारे लिए क्लीन बना रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे पास सॉइल्स जो है, अगर हम अपनी सॉइल से उनको उनको खत्म कर दें तो क्या होगा, हमारी जमीन जो है इनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है,
क्लाइमेट स्टेबिलिटी, जो हमारे क्लाइमेट को स्टेबल कर रहे होते हैं। बहुत सारे हमारे पास हमारे क्लाइमेट में ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है ना, जो अ, या फिर ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है। जैसे हम हमें पता है कि जो है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन का जो हमारा का एक ताल्लुक है, तो तरीके से ग्रीनरी हमारे एनवायरनमेंट को जो है क्लीन कर रही होती है, तो हमारे हमारे एनवायरनमेंट को जो है स्टेबल कर रही होती है, ठीक है। तो अगर प्लांट्स को, अगर फॉरेस्ट को हम खत्म कर दें, फॉरेस्ट की स्पीशीज को हम खत्म कर दें, तो क्या होगा, हमारा क्लाइमेट भी जो है उसे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। पोल्यूशन एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने भी कहा कि प्लांट्स, ग्रीन, ठीक है ना, ट्रीज, ये हमारे जो है पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे जो है बिल्डिंग मटेरियल्स में हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, जो हमारे जो है हमें जो है प्रिवेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर जैसे हम बात करें डिफरेंट टाइप्स के ऐसे जो है माइक्रोब्स की, ठीक है ना, जो हमारे लिए जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बहुत सारे जो है माइक्रोब्स को हम मेडिसिनल सोर्सेज के लिए, बहुत सारे ऐसे फंजा हैं या बहुत सारे ऐसे जो है हमारे पास चीज वो है ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम जो है मेडिसिनल सोर्सेज के लिए, डिफरेंट मेडिसिन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है इसकी इम्पोर्टेंस होती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये क्या है, हम देखते हैं तरीके से हमारा स्पेसिफिकली जो जोग्राफिकल रीजन है, ठीक है ना, और आप पॉलिटिकल इंटाइटी सच एज कंट्री, ठीक है ना, वो किस तरीके से जो है आपके आपके इकोसिस्टम को जो है डाइवर्सिफाइड, अगर आपका जो है जोग्राफिकल रीजन मौजूद है, तो वहाँ किस तरीके से जो है आपके पास वो पूरा जो है आपके पास उससे हमको जो है डाइवर्सिफाई कर, नेचुरल जो हमारे पास चीजें वहां पर मौजूद होती हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारे ह्यूमन एक्टिविटी होती है मॉडिफाई, जिसमें जिस तरीके से उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में ये तमाम इकोसिस्टम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास हमारा जो हमारी जमीन है उसमें ये तमाम चीजें, जैसे मरीन की बात करें, जैसे हम कहते हैं जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है हमारा, एक मरीन का पूरा वहां पर एक दुनिया, हर इकोसिस्टम में एक पूरी दुनिया आबाद है, ठीक है। अगर मैं जो है पोलर इकोसिस्टम की बात करूं तो वहां पे भी पूरी एक उनकी दुनिया है, जिसको अगर हम उनकी दुनिया में से अगर हमने एक चीज को भी डिस्टर्ब कर दिया तो पूरा उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब। इस तरीके से माउंटेन्स है, ठीक है ना, उनका भी पूरा एक इकोसिस्टम मौजूद होता है, ठीक है, कि किस तरीके से कितने प्लांट्स वहां पर हैं, जो माउंटेन्स के हमारे पास स्पीशीज है एनिमल्स की, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो उस अपने उन्होंने अपने आप को जो है माउंटेन के मुताबिक अपने अंदर मॉडिफिकेशंस की, इस तरीके से आपका बड़ा एक अलग इकोसिस्टम है। अगर हमने वहां से किसी एक स्पीशीज को खत्म कर दिया तो क्या होगा, पूरा आपका फॉरेस्ट का इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। इस तरीके से है जो आपके सहरा है, ठीक है ना, उसमें क्या है, उसका भी पूरा एक इकोसिस्टम है, जहाँ पर उसी के मुताबिक, जैसे हम कैमल की बात करते हैं, ऊंट की बात करते हैं, तो क्या है, वो कैमल ने भी अपने आप को डेजर्ट के मुताबिक मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी वहां पर, ना सिर्फ कैमल बल्कि जितने वहां पर एनिमल्स आपके पास, जो वहां पे प्लांट्स होते हैं, वो जो आपके पास डेजर्ट के प्लांट्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को इसने इतना मॉडिफाई किया हुआ है कि अगर उनको पानी ना भी मिले तो वो अपने आप को जो है वहां पर जो है अलाइव में रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ग्रास लैंड होता है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट इकोसिस्टम, ठीक है ना, जिसमें से जो अच्छा, दे ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये सब आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम इनमें से एक को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम जो है पूरी अपनी जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब पूरी बायोडाइवर्सिटी की आपके पास इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रोडक्टिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट हार्वेस्टेड फ्रॉम, जो आपके पास वहां पर जो है सॉलिड इन कमर्शियल मार्केट, ठीक है ना, तो वो आपके पास वैल्यूज मौजूद होती है, ठीक है। तो आपके पास वहां पर इसका जो है एक कंजप्टिव वैल्यू मौजूद होती है।
अच्छा, अब इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि जो है प्रोडक्टिव वैल्यूज, बायोडाइवर्सिटी नंबर ऑफ प्रोडक्टिव फ्रॉम, जो आपके पास वहां पर जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है सॉलिड या फिर कमर्शियल मार्केट होते हैं वहां पर, उसको हम जो है सेल सेल आउट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर्स दिखाई उसकी रोजेस की, ठीक है ना, कि डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो है रोजेस मौजूद है, उसकी जो है जो आपके जिस एरिया में, जिस आपके पास सिटी में ज्यादा है और स्टाइल चीजें मौजूद हैं, तो उसकी जो है प्रोडक्टिव वैल्यू भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसके बाद होती है कंजम्पटिव वैल्यू, कि अगर आप किसी चीज की आप कितनी जो है कंजम्प बी असाइन टू गुड्स सच एज फ्यूल, वुड्स एंड लीव्स हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये पास आपके पास उसकी जो है कंजम्पशन वैल्यू भी, कितना आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल वैल्यू भी आपकी जो है उसमें इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर आपके पास बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो वो आपके पास जाहिर बात है उसका जो एडवर्ट है कि आपकी वैल्यू से जो है डिस्टर्ब हो रही होती है, क्योंकि आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा होता है, ठीक है। एक आपके पास उसकी जो है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी में मिल रही होती है, ठीक है। इसके अलावा किसकी एथिकल वैल्यू, बट इन द लाइट ऑफ होल्डिंग एथिकल वैल्यू, ठीक है ना, कि दे ऑल आर लिविंग, ठीक है ना। उसमें से किसी एक को भी अगर अगर हम डिग्रेड कर रहे हैं, किसी को भी अगर हम खराब कर रहे हैं, तो क्या है कि वो आपके फिर उस पर जो है उस पर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस बाय विच थर्मल रेडिएशन फ्रॉम अ प्लानेटरी सरफेस, ठीक है ना। जो हमारे पास जो है, समझ लें कि अगर हमको इजी वर्ड्स में कहें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दिस इज, ठीक है ना, कि हम हमारे पास जो है जो डिफरेंट टाइप्स जो है गैसेस मौजूद होती है, ठीक है। वो क्या कर रही होती है, उसमें से जो जो थर्मल रेडिएशन पास हो रही होती है फॉर अ प्लानेटरी सरफेस एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैस, ठीक है ना। तो उसमें जो है हमारे पास री रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन, जो हमारे पास सूरज की तरफ से जो है जो हमारे पास रेडिएशंस आ रही होती है, वो जब उससे हमारे जब सूरज से उससे हमारे जब ग्लोब से टकरा कर जब वो वापस जाती है, तो पूरा उसमें जो है आपके पास इम्पैक्ट आ रहा होता है स्पेस, वो आपके पास ये आपका जो है वो है एटमॉस्फेयर है, ठीक है। फिर आपके पास इसमें देखें कि जो है एब्जॉर्ब एंड री एमिट सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है ना। आपके पास इसमें जो है जो भी उसमें एमिट्स हो रही हैं, हो रही हैं इंट्रा, ये जो आपका इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो वो आपके ग्लोब से टकराती हैं एटमॉस्फेयर से, तो वो पूरा वहाँ इफेक्ट जो है क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। Part of radiation is back toward the surface, energy is transferred to the surface and the lower atmosphere, ठीक है ना। तो आपके पास जब ये वो जब बैक टूवर्ड्स सरफेस तरफ, तो उसमें क्या है, आपके पास एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है टू द सरफेस एंड द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर वहां पर जो है उसका उसका रिजल्ट क्या आता है, द टेम्परेचर देयर इज हायर देन इट वुड बी इफ, ठीक है ना। तो जगह का क्या हो जाता है, हाई हो जाता है बाय सोलर रेडिएशन वेयर द वार्मिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो जिस एरिया में आपका वहां पर जो है वो वार्मिंग मैकेनिज्म होता है, उस जगह का जो है आपके पास हाई हो जाता है जो वार्मर लेवल होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास तीन ये लोग हैं, इन तीन लोगों ने क्या काम किया। फाउंडर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ फोरियर इन 1824, ठीक है ना। इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया। अब उसके बाद फर्स्ट रिलायबली एक्सपेरिमेंट बाय जॉन टिंडल, इन्होंने 1858 में इसको जो है फर्स्ट टाइम रिलायबली एक्सपेरिमेंटेड किया। अब हमारे पास एक और थे साहब, इसका ना इनका नाम था 17 आर्हिनेस, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट रिपोर्टेड क्वांटिटेटिवली, ठीक है ना, 1896 में। अच्छा, अब मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हमारे पास होती हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड। तो दीज आर मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये जो मेजर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो मैंने भी आपको बताया, वो किस तरीके से जो है अब हमारे इसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, क्या करती है, ठीक है ना। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है,
उसका नेचुरल सोर्स क्या है, जो हम जिससे हम उसको जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसका वो है नेचुरल सोर्स है, ऑर्गेनिक डिके है, फॉरेस्ट फायर्स है, वॉल्केनोज है। बट मैन मेड सोर्सेस, ठीक है ना, इंसानी अमल दखल क्या है इसमें। जब हम मैन मेड सोर्सेस की बात करते हैं तो इट मीन्स हम किस तरीके से इसके जो है जिम्मेदार हैं इन गैसेस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। हम बर्निंग फॉसल्स फ्यूल्स के जरिए, जो हमारे पास डिफरेंट फैक्ट्रीज या कार से जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो है फ्यूल जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उससे उसके जरिए हम इसको जनरेट कर रहे होते हैं। इसके बाद मीथेन है। मीथेन आपका कैसे जनरेट होता है, नेचुरल तरीके से, डिफरेंट वेटलैंड, ऑर्गेनिक डिके, ठीक है ना। कि अगर हमने जो है ऑर्गेनिक डिके मीन्स कि कोई भी हम चीज ऑर्गेनिक को हम उसको उसमें जो है डिफरेंट केमिकल या फिर चेंज हो रही है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक डिके डिफरेंट टर्माइट्स के जरिए मीथेन जनरेट हो रही होती है। बट मेन सोर्स का नेचुरल गैस एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। बायोमास बर्निंग है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हमने जो है, जैसे हम जब अपने गार्बेज को जब हम बर्न कर रहे होते हैं, या हम बहुत ज्यादा अपने वेस्टेज मटेरियल को बर्न कर रहे होते हैं, तो उससे बायोमास बर्निंग होती है। राइस कल्टीवेशन, ठीक है ना, कैटल रिफ्यूज, लैंडफिल्स, ठीक है ना। लैंडफिल्स क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा गार्बेज इस जगह रखते हैं उसे कहते हैं लैंडफिल्स, ठीक है ना। हमने वहां पर जो है बहुत ज्यादा इस तरह की एक्टिविटी कर ली, तो वो आपका मीथेन हम जो है उसको वहां पर जनरेट करते हैं। फिर इनका नाइट्रस ऑक्साइड, या फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, ओशियंस हैं, इसके जरिए जो है नेचुरल सोर्स है। ह्यूमन में क्या इसका रोल है, बायोमास बर्निंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। वो फॉसिल फ्यूल्स के जब हम बर्न कर रहे होते हैं तो उससे जो है हमारे पास ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है जनरेट होती है। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हम जो है वो इसका नेचुरल सोर्स नहीं है, बट उसको हम जो है जनरेट करते हैं अपने डिफरेंट रेफ्रिजरेटर्स के जरिए, एरोसोल स्प्रे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC, ये बन रहा होता है। अब इसके कॉजेज क्या है डिफरेंट, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जैसे मैंने अभी आई पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट फैक्ट्रीज से हमारे पास जैसे डिफरेंट सोर्स होते हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं, कोल है, ऑयल है, ठीक है ना। जब हम उसको बर्न करते हैं तो उससे जो है हमारे पास जो है एक वो चीजें निकल रही होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो है गैसेज हैं, ठीक है। इन दिस एनर्जी इज इलेक्ट्रिफिकेशन एंड प्रोसेस, ठीक है ना। फिर हम इस एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिससे हम जो है बिजली बनाते हैं, डिफरेंट प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट unfortunately we are mostly depend on this these non renewable resources, ठीक है ना। हम इसमें जो है ज्यादातर जो है जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है उस पर हम डिपेंड कर रहे होते हैं, जो हमारे अर्थ के लिए जो है, जो हमारे अर्थ को जो है नुकसान पहुंचा रही होती है। जिसके नतीजे में क्या होता है, एज द पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी इंक्रीजेज। जैसे आपकी इस एरिया की आबादी बढ़ती जाती है, वहां पर जो है जाहिर सी बात है उनको जो है डिफरेंट ये जो हमारे पास चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो भी इंक्रीज हो रही होती है। तो उससे उससे क्या होता है, फिर हम ज्यादा जो है उसमें जो है अपनी ये जो हमारे पास एनर्जी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसमें उसमें हम ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो का कार्बन है, नाइट्रस एसिड है, वो फिर जो है उसमें से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेशन, ये भी हमारे जो है इसमें इम्पोर्टेंट होता है। अबाउट 30% ऑफ द लैंड इज कवर विद ट्रीज, ठीक है ना। बट हम केस में क्या होता है कि ट्रीज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है डिक्रीज करने में, ठीक है ना, बाय इन टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन, है ना। जिस तरीके से हम कहते हैं कि प्लांट्स लगाएं, प्लांटेशन करें, क्योंकि ये हमारे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो है अपना जो है कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। कि अगर आपने उसको खत्म कर दिया तो क्या होगा, आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। साथ साथ जब आप फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग में भी देखें आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, हम बहुत सारे पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी जो है फार्म को या अपनी जो है कल्टीवेशन को सिक्योर करने के लिए।
ये हमारे पास अक्सर औकात इसका इनवर्स इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। द फर्टिलाइजर यूज वाइडली, अगर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो वहाँ के जो है इकोसिस्टम को खराब कर रहे होते हैं, उसको जो है डिटेरिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। यूज वाइडली फॉर मेकिंग क्रॉप्स मोर इफिशिएंट, अक्सर, ठीक है ना। तो वो अगर जैसे हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमारे क्लाइमेट को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। हमारे लिए जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है वो in the nitrogen used in fertilizer is converted into nitrous dioxide, ठीक है, by microbial process in soil। तो मैंने भी बताया था कि सॉइल में से बहुत सारे मैक्रोस मौजूद होते हैं जो अपने रिएक्शन के जरिए हमें हमारे लिए जो है बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो जो हम फर्टिलाइजर में हम नाइट्रोजन इस्तेमाल कर वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस डाइऑक्साइड में। मैंने भी आपको दिखाया कि जो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को जो है वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रस डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है ना। अगर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं या पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी के साथ बात करते हैं लैंडफिल्स की। लैंडफिल्स आर साइट्स वेयर ट्रैश एंड गार्बेज आर डम्प्ड एंड ट्रीटेड, ठीक है ना, जहाँ पर हम अपने जो है बहुत सारे, जैसे हमारे पास सिटीज हैं, हम वहाँ देख रहे होते हैं इस तरीके के, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, हम इस तरह का एनवायरमेंट बहुत सारे जो है गली मोहल्लों में, इवन के रोड्स पर हमें नजर आ रहे होते हैं। तो दीज आर ऑल लैंडफिल्स, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास गार्बेज या डम हम कर देते हैं डिफरेंट किस्म के जो है फ्रेशेस को, तो उनकी डिकम्पोजिशन होती है। दिस वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज मीथेन, अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। तो जो वहां से मीथेन जब वो जनरेट होता है, तो मीथेन भी आपके जो है ग्रीन हाउस जो हमारे पास गैसेज हैं उसको जो है वो प्रमोट करता है, उसको इंक्रीज करता है। इस तरीके से जब हम जैसे हमारे पास इंडस्ट्री है, लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज है, वहां से भी जो है मीथेन हमारे पास जो है जनरेट हो रही होती है, तो वो भी ग्रीन हाउस गैसेस को जो है प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये लैंडफिल्स। अच्छा, अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब पिक्चर में पिक्चर नजर आ रही होगी जिसमें जो है हमारे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर रहा है, ठीक है। उस बेचारे ने थर्मामीटर लगाया हुआ है और उसका टेम्परेचर देखें इंक्रीज की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज डिनोट टू द ग्लोबल वार्मिंग, किस तरीके से हमारा ग्लोब जो है जो है वार्म हो रहा है, ठीक है। तो अब इससे क्या इफेक्ट हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको मीथेन के जरिए is the event of a subsequent rise in the average temperature of the earth atmosphere, ठीक है ना। हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है आस्ता आस्ता करके ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे ऐसे जो है इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे ह्यूमन को, जो जिसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं या ऐसे बहुत सारे जो है आपके पास जो है पल्मोनरी डिजीज हैं जो हम जो है इसमें हम इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात होती है इसमें हम डिस्कस कर कम करते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन का हम जो है बहुत नाम सुनते हैं, ठीक है ना, काफी जमाने से सुनते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर हमारी डिस्टर्ब हो रही है, हम उसको खराब कर रहे हैं, उसमें जो है ये प्रॉब्लम हो गई है। तो द ओजोन लेयर शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम डेडली अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है ना। पिक्चर में आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, कि जिस तरीके से जो है सन से जो रेडिएशन हमारे पास आ रही है, तो जो ओजोन की लेयर है, जब उस ओजोन में होल हो गया। अब ओजोन लेयर क्या है, वो एक समझ लें एक कवरिंग लेयर है हमारे जो है एक हमारी जो ग्लोब है, जो हमारा कुर्रा अर्थ है उसके बीच में। अब जब एटमॉस्फेयर हो गया है तो क्या है, उसमें जब होल हो गया है, तो उसमें क्या है कि वो जो रेडिएशन है जो सारी है वो डायरेक्ट हमारे जो है ग्लोब पर, हमारे कुर्रा अर्थ पे पड़ रही है, ठीक है। प्रेजेंट द इन द zones of the atmosphere, ठीक है। the अच्छा, the depletion of the ozone layer subsequently results in is aligned ultraviolet rays, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक है ना, जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, उसको जो है वो अलाउ कर रहा है ओजोन होल में, ओजोन में होल होने के बाद कि वो डायरेक्ट हमारे जो है जमीन पर इफेक्ट कर रही है। The primary cause of this phenomena is the high concentration of natural and एंथ्रोपोनिक, पास डिफरेंट हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये इसके जो है बेसिक इसके जो है कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एयर पोल्यूशन,
पोल्यूशन भी हमारे पास जो है हमारे जो है क्लाइमेट चेंज को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। स्मोक हर साल हमें जो है बहुत सारे पाकिस्तान के सिटीज में, इवन के ऑल ओवर द वर्ल्ड स्मोक देखने को मिल रहा होता है, जहाँ पर जो है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ज्यादा है। ठीक है ना। अब एयर पोल्यूशन स्मोक कैसे फॉर्म होती है? स्मोक एंड फॉग रिएक्ट टुगेदर। जो फॉग आपके पास होती है और जो स्मोक, स्मोक क्या है? जो हमारे पास जो डिफरेंट पॉइजनस गैसेस होती हैं, कि हम अगर किसी चीज को अपने जो है वहां पर बर्न कर रहे हैं, या जो आपकी कार, आपकी जो है व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, जो आपकी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, वो और फॉग जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है स्मोक। तो इट कैन बी कॉज बाय नेचुरल रिएक्शंस, ठीक है ना, कि डिफरेंट और डिफरेंट आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, मीथेन है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। उसके ये उसका ये बेसिक ये उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। Smog is usually formed by the reaction between greenhouse gases and nitrogen and sulfur oxide. ग्रीन हाउस गैसेस कौन से होते हैं? मैंने बताया अभी आपके पास, जिसमें नाइट्रोजन सल्फाइड था, मीथेन था, कार्बन, ये अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, ठीक है ना, और नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड। इन सब की मिलने की वजह से जो आपके पास स्मोक जनरेट होता है, ठीक है। फिर आपके पास अगर जो हमारे पास ह्यूमन कुछ फैक्टर्स फैक्टर्स में वाइल्ड फायर्स है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, ठीक है ना, एंड द रिएक्शन ऑफ दीज केमिकल्स अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, तो उसकी भी जो है इमिशंस की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। इसके बाद है डीसर्टिफिकेशन। डीसर्टिफिकेशन बेसिक क्या है? कि जब अभी मैंने आपको बताया था ना, कि जो है जब हमारे पास जो है बहुत ज्यादा हमारे जो जमीनें हैं, या जो हमारे पास जो हमारी सोर्स है, जब वो हमारे पास जो है वो इनफर्टाइल हो जाता है, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज हैविंग मेजर ऑन सॉइल डिग्रेडेशन एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डिफिकेशन ऑन द ग्लोब, ठीक है ना। तो जब हमारी जो सॉइल जब डिग्रेडेशन की तरफ चली जाती है, आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि सॉइल कैसे हमारी जो है डीजनरेट हो गई है, कि इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही है। जब कहते हैं ना उर्दू में, सेम छोर का शिकार हो जाना, या जमीन का जो है बंजर हो जाना, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ये इस तरीके से जो है इसकी जो मेजर कॉज है वो ये हो रहा होता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग विच मेक्स लैंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब आप देखें, ये जो आपका पिक्चर है, हम इसमें किसी भी किस्म की जो है कल्टीवेशन नहीं कर सकते, यानी कि आपकी लैंड जो है, जो जमीन है, वो अनप्रोडक्टिविटी मूड में चली गई है। अब वो जो है प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं है, वहां किसी भी किस्म की जो है कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये आपकी जो है, या फिर इसमें से जितनी आपकी जो जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब आपके पास वहां पर कल्टीवेशन नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, तो वहां पे जाहिर सी बात है जो एनिमल्स वहां से अपनी जो है फूड इनटेक कर रहे होते थे, उनका जो है खाना पीना वहां से था ना। अब ना वहां पर उनको फूड अवेलेबल है, ना वहां पर उनको जो है वाटर, ठीक है। तो वो भी वहां से फिर जो है डिसअपेयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रीन टू, ठीक है ना। तो अब इसकी वजह से जो है आपके पास ये डिसर्टिफिकेशन की जो है प्रॉब्लम होती है। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो हम अपने जो है फॉरेस्ट की बात कर रहे होते हैं यूजुअली, ठीक है। तो अगर आपके पास मरीन लाइफ एंड इकोसिस्टम वुड बी डिमोलिश्ड, ठीक है ना, अगर आपकी वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी, मरीन इकोसिस्टम है या जो आपका लैंड सिस्टम है वो भी जो है डिमोलिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओशियन वर्क्स एज कार्बन रिजर्वायर बाय एब्सॉर्बिंग कार्बन एंड अल्कलाइन द ओशियंस, ठीक है ना। जो हमारे पास ओशियंस हैं जितने भी, वो कार्बन के जो है रिजर्वायर होते हैं, जो कार्बन को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास अगर इन हार्मफुल वेज, ठीक है, जो अगर वहां पर ज्यादा जो है कार्बन जमा हो गई, वहां पर जो है पोल्यूशन हो गया, तो क्या होगा? वहां पर आपकी मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी। मरीन लाइफ वुड बी इफ अल्कलिनिटी कीप्स ऑन ग्रोइंग, अगर बहुत ज्यादा वाटर आपका वहां पर अल्कलाइन हो जाएगा, तो भी आपकी जो है वहां पर जो है मरीन लाइफ बहुत, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स में, देखिए मरीन इज अ, मैंने कहा ना, इज अ होल वर्ल्ड, एक पूरी दुनिया है, ठीक है ना। कि आपकी जो है मरीन इकोसिस्टम, कोई एक भी चीज आपका, अगर वहां का पीएच चेंज हो जाता है, वहां का जो है डेंसिटी चेंज हो जाती है, बहुत ज्यादा डेंस एनवायरनमेंट हो जाता है, तो क्या होगा? जितने भी आपके वहाँ ये जो बायो लाइफ है, ठीक है, जितनी भी वहां पर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो चाहे प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो,
चाहे वो जो है प्लैंक्टन्स हो, कोरल्स हो, जो भी वहां पर मौजूद है वो सब उससे जो इफेक्ट होंगे। ठीक है। पोलर रीजन आपको इफेक्ट एडवर्सली, जहां पर जो है आपके पास अगर ये पिक्चर लगाइए, अभी हालिया दिन पूरी दुनिया में जो एक बहुत फेमस वाकया हुआ था, जो हमारे पास जंगल में आग लग गई थी। तो उसके बाद जो जो वहाँ के जो हालात हैं, ठीक है, द मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स के हाईली इफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ, जैसे हमारे पास पेंगुइन्स हैं, पोलर बियर्स हैं, ठीक है, वो उससे जो इफेक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने बात की है सबकी, तो उसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है ना, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द इफेक्ट? हम किस तरीके से जो है इसको जो है खत्म जो है हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, या हम इसको जो है खत्म होने से जो है महफूज रख सकते हैं, क्या हमारे पास इसके बेसिक चीजें होती हैं? ठीक है ना, तो सोल्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इसका बेस, जो आजकल हम जिसके बारे में बहुत बड़े हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट होता है। अब कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली क्या है? the measure of one's carbon emission or carbon house gas emission इंडिविजुअली। मेरा जो है, सपोज अगर मैं बात करूं कि मेरा कार्बन फुटप्रिंट क्या है, मैं कितना, मेरा कितना रोल है इसमें जो है कार्बन इमिशन में या ग्रीन हाउस गैस emission में। ठीक है ना, तो अगर मैं बहुत ज्यादा व्हीकल्स इस्तेमाल करती हूँ, व्हीकल्स में ऐसे इस्तेमाल कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट है, या मैं जो है बहुत ज्यादा जो है फॉसिल्स को जो है बर्न कर रही हूँ, या मैं बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन नहीं जा रही हूँ, या मैं बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, मैं जो बहुत ज्यादा जो है ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ जो अननेसेसरी हमारे इन्वायरमेंट को या हमारे पास जो है क्लाइमेट चेंजेस को जो है इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा उसमें जो है फुटप्रिंट क्या होगा? कार्बन फुटप्रिंट हाई होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं जो है, मैं अगर रिसाइकलिंग की तरफ जाऊंगी, अगर मैं जो है ऐसी व्हीकल्स इस्तेमाल करूंगी जिससे जो है मुझे मेरे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, अगर मैं ऐसी जो है अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का लोड कम से कम करूं, ठीक है, तो मैं अपने कार्बन फुटप्रिंट को लो कर रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये एक बहुत आजकल जो है एक रीनाउन कह लें, या बहुत ही एक तरह से एक्टिव ये एक सोल्यूशन है जो दुनिया भर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, तो हम सबको अपना जो है कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है। ठीक है, so measuring and taking steps reduce your and your community carbon footprint is significant for mitigating the greenhouse effect। ठीक है ना, फिर हम इसके साथ जो है प्रिवेंट कर सकते हैं मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट से। हम जो है उसको जो है एक कोशिश करें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का लो कम से कम हो, और हम जो है अपने क्लाइमेट चेंज को जो है ठीक है। अच्छा, चीजें नजर आ रही होंगी पिक्चर्स में कि ये वो चीजें हैं जिसकी बेस पर जो है हम अपना जो है कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको लो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है 12 वेज है ये। ठीक है, सबसे पहले कि जैसे मैंने कहा कि वॉश लॉन्ड्री कोल्ड, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपको जो है उसमें ज्यादा जो है हीट का इस्तेमाल नहीं करना, कि बहुत ज्यादा जो है अक्सर औकात हम जो है पानी गर्म कर रहे होते हैं, उससे भी आपके हीट जनरेट हो रही होती है, जिसमें एनर्जी जनरेट होती है। बाय क्लोज सेकेंड हैंड, इसमें क्या है कि आप रिसाइकिल करना है। ठीक है, रिसाइकलिंग की तरफ जाना है, रीयूज की तरफ। ठीक है, अगर आपके घर में जो है कोई भी ऐसी जो है इंस्ट्रूमेंट है जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हफ्तों हफ्तों इस्तेमाल नहीं करते हैं, या दिन में एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी हमने उसको जो है प्लग किया हुआ है, तो हम उसको जो है अनप्लग कर दें। इवन के जैसे जब हम अपने सेल फोन चार्ज करते हैं, तो सेल फोन चार्ज करने के बाद अक्सर जो है हम उसमें प्लग ऑन छोड़ देते हैं। ठीक है ना, कि चलो 2 घंटे बाद, में अब सुबह शाम चार्ज करना है, तो हम उसको अनप्लग नहीं करते। तो हमने उसको अनप्लग कर दिया। टीवी जब आप नहीं नहीं देख रहे हैं, जब आप स्विच उसका ऑफ कर दें। ठीक है, जो भी हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल होने के बाद अनप्लग करें। ठीक है, कोई आइटम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको जो है हम पावर ऑफ कर दें। यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग। ठीक है ना, हम ऐसी जो है लाइटिंग अपने घर में इस्तेमाल करें जो आपकी जो है एनर्जी लेवल को वहां में जो है रिड्यूस कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हम जो है बहुत सारे अब कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो है ऐसी व्हीकल्स वो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रही होती हैं, या बहुत ज्यादा वहां पर जो है साइकिलिंग का जो है रुझान। साइकिलिंग क्या है? साइकिल एक ऐसी चीज है कि ना ही एनवायरनमेंट को जो है पोल्यूट कर रही होती है, बल्कि आपको भी हेल्दी एंड फिट रख रही होती है। ठीक है,
तो साइकिल का इस्तेमाल करें। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हम जो है, अगर हम 5 लोग अगर 5 व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 50 लोग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है आराम से सफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो है उसमें आपकी एक तो एनर्जी भी वो कम होगी, और फिर आपका एनवायरमेंट भी जो है पोल्यूटेड होने से जो है महफूज रहेगा। ठीक है। लेस मीट। ठीक है ना, गोश्त कहते हैं ना डाइट के अच्छा होता है कि आप जो है कम मीट इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है बाय सीजनल एंड लोकल फ्रूट्स। ठीक है ना, जो है पर फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उसको बाय करें। ठीक है। तो ये अच्छा, ये हमारे पास ऑनलाइन कार्बन कैलकुलेटर्स भी मौजूद होते हैं, ये आपको इंटरनेट पर भी आराम से मिल जाएंगे। कैन गिव यू estimates of your carbon emission and then you take steps to reduce them by either वो अपने जो है किस तरीके से आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑनलाइन ये इस तरीके का मैंने आपको दिखाने के लिए एक पिक्चर रखी है हमारे पास। आप ये जो है इसका ऐप भी मौजूद है। ठीक है, कि कितना आप जो है अपनी लाइफ में या कितना आप अपनी डेली रूटीन में हम जो है इसको अपना जो है कार्बन फुटप्रिंट हम डिक्रीज कर रहे हैं या उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आपके पास जो है कैलकुलेट करता है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ये किस लिए होता है, ताकि पता चले कि आप सिटी एरिया में एरियाज में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा जो है व्हीकल्स हैं, या बहुत कुछ ऐसी फैक्ट्रीज के पास आप रहते हैं, तो वो उसी हिसाब से फिर आपको बताता है हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस होल्ड। ठीक है ना, कि आपके घर में कितने लोग हैं, यानी कितना कितना फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, फिर इस तरीके से आपकी ये पूरा जो है ये कैप्शन करता है कि आपका एयर ट्रेवल कितना है, कार फ्यूल कितना आप इस्तेमाल करते हो, क्या क्या चीजें आप कितनी ज्यादा इस्तेमाल करते हो। ठीक है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट और योर ऐप। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि इसके हम एक और बेस्ट सोल्यूशन क्या है, रिड्यूस रिसाइकिल एंड रीयूज। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो है इसको किस तरीके से जो है रिड्यूस कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं और रीयूज कर रहे हैं। रिड्यूस एंड रिसाइकिल स्ट्रेटजी। ठीक है ना, कि किस तरीके से आप इसको जो है, द मेन गोल ऑफ दिस सॉल्यूशन इज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, रिड्यूस रिसाइकिल एंड रीयूज। रिड्यूस मीन कम से कम, इसमें मैंने आपको बताया कि जब हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं अपनी एनर्जी को वेस्ट करने से। ठीक है ना, रिसाइकिल कर रहे हैं कि हम एक ही चीज को हम अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, जैसे प्लास्टिक हो गया। ठीक है ना, या कोई ऐसी चीज हो गई जिसको हम जो है रीयूज कर, जैसे कपड़े हैं, हमारे जो पहनने वाले कपड़े हैं। ठीक है ना, वो भी जो है मुकम्मल एक जो है प्रोसेस के साथ जनरेट होते हैं, जिससे आपके पास जो है एनर्जी वेस्ट होती है। आपके उसमें डिफरेंट जो है केमिकल वेस्ट होते हैं, आपका जो पूरा केमिकल वेस्ट एक पूरा जो है प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम जो है अपने कपड़ों को जो है रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी दिस इज अ गुड इम्पैक्ट। इसके बाद आप जो है रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस स्ट्रेटजी इंक्लूड्स रीयूजिंग और रिसाइकलिंग थिंग्स व्हेनेवर पॉसिबल एंड ओनली बाइंग व्हेन यू आर। ठीक है, आप शॉपिंग आप करें जरूरत हो। अगर हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें बाय करते हैं, तो उसका भी आपके पास आपकी एक जो आपकी एक क्लाइमेट है उस पर लो पड़ता है। मैंने कहा ना, देख हर चीज आपके पास आपके इकोसिस्टम में, आपके पास क्लाइमेट में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना, कोई भी चीज हम उससे जो है उस कनेक्टिविटी से उसको हम खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम जब बहुत ज्यादा चीजें बाय करते हैं अननेसेसरी, तो वो भी उसके ऊपर हमारी जो है इकोसिस्टम पे लोड डालती हैं। ठीक है, दिस वेल लेसन द बर्नर और बर्डन ऑन ऑन प्रोडक्शन एरियाज। ठीक है ना, अगर हम कम सिर्फ नेसेसरी की चीजें बाय करेंगे, अगर हम सिर्फ वही चीजें इस्तेमाल करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो जिसकी हमें नीड है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी मैंने कुछ पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल लिखा था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ऊपर। ठीक है ना, कि हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम वो कैसे जो है हम जनरेट कर रहे हैं, जो हमारे डिफरेंट लैपटॉप्स होते हैं या जो हमारे डिफरेंट मोबाइल्स होते हैं। कुछ लोग जो है यूजुअली उनको आदत होती है वो डिफरेंट जल्दी जल्दी जो है अपने मोबाइल्स चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है ना, या अपने लैपटॉप चेंज कर रहे होते हैं, या डिफरेंट ऐसे घर के इलेक्ट्रॉनिकल वो है गैजेट्स हैं जो चेंज कर रहे होते हैं। तो उससे क्या है,
आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट का डंप बनता जा रहा है, ठीक है ना। अब वो डंप क्या है, उस डिफरेंट डिफरेंट आपके पास गैसेस हैं, डिफरेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं, केमिकल, जो हमारी जो उससे निकलकर हमारी इन्वायरमेंट को जो है बाकायदा पोल्यूट कर रहे हैं। हम अभी तक खाली बात करते थे गार्बेज की, कि घर का कचरा या या आपके पास जो फैक्ट्री का गार्बेज है, बट दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज आल्सो अ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम कैसे जो है इतनी ज्यादा इसको हम यूज करते जा रहे हैं डे बाय डे। हमें नहीं पता कि हमने अपने जो है अपने हम जो है यूजुअली जब हम अपने घरों की जो क्लीनिंग करते हैं, या हम जब अपनी ड्रॉर की जब सफाई सफाई कर रहे होते हैं, तो उसमें से हम जो है डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज हैं, या पुराने मोबाइल हैं, या पुराने ऐसे जो है आपके पास कीपैड्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम एज अ डंप कर देते हैं। ठीक है ना, हमने उसको बाहर फेंक दिया या किसी को दे दिया, सेल कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो आपके पास पूरा डंप है। तो ये भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है ना। अच्छा, पिक्चर में आपको जो है नजर आ रहा होगा reuse। एक जगह आप जो है, अगर आप हम पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपको एक पेपर बास्केट में आपकी तमाम चीजें आ सकती हैं, तो यूज वन पेपर बास्केट। ठीक है ना, डोंट यूज फोर। ठीक है, तो उससे भी आप अपनी चीजों को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज करें अपनी चीजों को। जब एक बार इस्तेमाल करने के बाद डंप नहीं करें उसको, कोशिश करें कि आप उसको रीयूज की तरफ लेकर आए, अनटिल एंड उसमें अनलेस के कोई हेल्थ हैजर्ड्स ना हो। ठीक है, इसके अलावा रिसाइकिल चीजों को जो है रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पिक्चर मैंने छोटी सी पिक्चर लगाई था कि आप और एक चीज में समझे। ठीक है, रिड्यूस यूज एस ऑफ समथिंग। ठीक है, लाइट इस्तेमाल नहीं हो रही वो ऑफ, ठीक है, ऑन ना रखें। ठीक है, रीयूज यूज थिंग्स अगेन, रिसाइकिल सॉर्टिंग माई ट्रैश सो सम कैन बी यूज अगेन। जो चीज आप डंप करने जा रहे हैं उसको देख लें, उसमें से क्या पता कोई चीज दोबारा रिसाइकिल हो सकती है। रिफ्यूज, डू नॉट नेसेसरी, डू नॉट बाय अननेसेसरी थिंग्स। ठीक है ना, दिस ऑल द ये जो तमाम ये जो चारों फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये चारों फैक्टर्स ऐसे हैं कि इसको जो है हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें कि सेल्फ एक प्रॉमिस। ठीक है ना, कि सेल्फ प्रॉमिस इसको हम करें। इसके बाद एक और solution है एफोरेस्टेशन। हमने पढ़ा था डिफोरेस्टेशन, यानी कि हम खत्म करें, बट दिस इज एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन इज आल्सो अनदर वाइटल स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं अपने अपने गली मोहल्लों में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने जो है यूनिवर्सिटी, जहाँ पर भी हम हमारी पहुंच है, ठीक है, हम वहां पर जो है प्लांटेशन कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। तो क्या है, हम ये नहीं हम ये नहीं कहते, मैं ये नहीं कहती कि हम पूरा एक जंगल आबाद कर, हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, सिर्फ एक प्लांट भी लगाकर। अपने हिस्से का एक प्लांट भी अगर हम लगा रहे हैं, तो हम अपना पार्ट इसमें प्ले। ठीक है, प्लांट आर ट्रीज आर कार्बन विच मीन्स दे अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हम हमें बचपन से याद पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जस्ट करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स आर आवर फ्रेंड। ठीक है, इको लाइक पास, ठीक है ना, आपके पास जैसे कि पिक्चर में आपको जो नजर आ रहे होंगे मैंग्रोव्स, जिसे हम कहते हैं वेटलैंड्स, ब्लू कार्बन इकोसिस्टम। ठीक है ना, जो पास जो है ब्लू कार्बन इकोसिस्टम आपको जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऑल्सो एब्जॉर्ब कार्बन एंड होल्ड इट फॉर डिकेड्स। ठीक है ना, तो अगर आपके पास वहां से आपकी जो है जो वेटलैंड्स है, वहां से अगर हम सब मैंग्रोव्स को खत्म कर देंगे, तो आपके पास वो जो है जो वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उनकी फिर वहां पर जो है हमारे पास आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें कार्बन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, these ecosystems must be conserved and maintained properly as they help to mitigate climate change। ठीक है ना, कि जो आपकी जो है क्लाइमेट चेंज को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन मैंने कहा कि जो है जो आपके पास हम जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरीके की हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, प्रेफरेंस मस्ट बी गिवन टू इको फ्रेंडली। ठीक है ना, कि आपके पास जो आपकी जो है ट्रांसपोर्ट है वो आपके पास जो है इको फ्रेंडली
होनी चाहिए। इको फ्रेंडली मीन्स कि उसमें से जो है आपके पास जो है पोल्यूशन ना हो ज्यादा, जो है आपके पास उसमें जो है इस तरीके की जो है चीजें मौजूद ना हो जो आपके एनवायरनमेंट को जो है पोल्यूट कर रही है। ठीक है। अच्छा, यू मस्ट प्रिफर वॉकिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको बताया। ठीक है। जियो इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ये भी हम बहुत ज्यादा इसके हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं जियो इंजीनियरिंग की। ठीक है ना, इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी दैट सजेस्ट ह्यूमन इंटरप्शंस इन द अर्थ क्लाइमेट चेंजिंग। जो हमारे पास जो हम जियो इंजीनियरिंग के जरिए के डिफरेंट हमारे पास हम ऐसी जो है इंजीनियरिंग या न्यू एडवांसमेंट या न्यू टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हुए जो है इसमें ह्यूमन इंटरप्शंस को जो है हम लो करते हुए अर्थ क्लाइमेट चेंज को हम चेंज, ठीक है ना। In some studies, जो engineering is seen as a more effective and fruitful way, ठीक है, जिसमें हम जो है क्लाइमेट चेंज अपना कर रहे हैं, चेंजिंग ह्यूमन रिस्पॉन्सेज एंड बिहेवियर्स, जस्ट लाइक ये पिक्चर्स में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। इसमें हम जो है ग्रो ट्रीज, हम डिफरेंट जो इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हुए हम जो है ट्रीज को जो है ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। प्लेस जांट रिफ्लेक्टर्स इन ऑर्बिट्स, ठीक है ना, जो हमारे पास ऑर्बिट है वहां पर हम जो है उसको रिफ्लेक्ट कर जांट रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं। ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स, हम जो है क्रॉप्स को desert को हम जो है ग्रीनरी की तरफ कर रहे हैं। ठीक है। पम्प लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू रॉक्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हैं उसको हम रॉक्स में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दीज आर ऑल जो इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अच्छा, ये जैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दस में जो है आपके पास द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं एनर्जी प्रोड्यूसेस। ठीक है। दीज ऑल आर, जैसे आपको पिक्चर में बायोमास एनर्जी, ठीक है, ये हम जो इसको रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रो पावर एनर्जी है, इसके अलावा वाइल्ड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। ठीक है, जिसको हम जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये सोर्सेस ऑफ ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि रिन्यूएबल सोर्सेस क्या है हमारे पास, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या है, नेचुरल गैस है, कोल है, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम इसको जो है एक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी के जो है किस तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, इन सीटो कंजर्वेशन होता है एक्स सीटो। ठीक है ना, इन सीटो में आप लोग को जो है इसमें एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है ना, कि इन सीटों में क्या है कि आप जो है इसे एक वो है कि जो आपके पास जो आपका हैबिटेट है, ठीक है ना, उसमें हम जो है उसको वो कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ठीक है, उसमें या आपके पास स्फेयर रिजर्वायर्स हो गए, उसमें हम सीटों मीन्स के उसके इनसाइड द एनवायरमेंट, कि जिस इन्वायरमेंट में वो एनिमल रहता है उसको वहां पर हम उसको जो है प्रिजर्व कर रहे हैं। एक्साइटो एक्सीटो जो है कंजर्वेशन क्या है, जिसमें आपके पास उसको जो है हम इनसाइड द उसके जो उसकी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके मुताबिक उसके बाहर उसको जो है यानी उसकी नेचुरल हैबिटेट से बाहर उसको हम जो है जैसे डिफरेंट बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, डिफरेंट जो है जोलॉजिकल पार्क्स हो गए, या फिर डिफरेंट टाइप्स की जो है नर्सरीज हो गई, वहां पर इसको हम जो है इसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं अपनी जो है वाइल्ड लाइफ को। ठीक है। तो दिस इज द बायोसिटी कंजर्वेशन के हम जो है इसको जो है एक मेंटेन अपना जो है जो हमारे पास पे डिफरेंट नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, वहां पर इसको हम जो है वो कर रहे हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। या फिर उसमें हम जो है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जितने हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उसको हम जो है वहां पर जो है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर प्लैनेट एंड ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। ठीक है। हम सब के हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग कंजर्वेशन इफेक्ट्स efforts, we can contribute to preserving the rich diversity of life and creating a sustainable future for all.
ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम अपनी जो है सस्टेनेबल फ्यूचर लाइफ के लिए हम इसको जो है मेंटेन करें और वर्ल्ड को इस तरीके से जो है ब्यूटीफुल एंड ग्रीनरी एक एनवायरनमेंट में जो है कन्वर्ट करें। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।